ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम और कक्षा संख्या 13 को आज पढ़ेंगे। ठीक है। गत कक्षा में हमने आपको संधियों के विषय में कुछ बताया था। ठीक है। संधि का प्रकरण आरंभ हो चुका है। तो संधियां कहाँ पर होती हैं और संधियां क्यों आवश्यक हैं, कहाँ पर संधि हमें हमेशा करनी चाहिए, कहाँ पर हमारे लिए विकल्प है। ठीक है। तो संधि विषय को जान करके ही आप संस्कृत साहित्य की पुस्तकों को पढ़ करके सही सही समझ सकते हैं। यदि आपको संधियों का ज्ञान नहीं है तो फिर आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए संधियों को अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है। ठीक है। चलिएगा, तो आज कक्षा 13 को पढ़ेंगे। और गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, बस केवल आरंभ किया था। अच्छा संधि। ठीक है। तो आरंभ हमने कर लिया है। तो कल हमने आपको ये पढ़ाया था यण संधि विधायकम विधि सूत्रम। जो अच संधि के अंदर मुख्य रूप से सभी नहीं, मुख्य रूप से प्राय करके विधि सूत्र आएंगे। कुछ दूसरे भी सूत्र आएंगे, परिभाषा सूत्र भी आ जाएंगे। ठीक है। तो ये है विधि सूत्र। विधि आपको हमने बताया जैसे संज्ञा सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र पढ़ा दिए। विधि सूत्र वो सूत्र होते हैं जिनसे कुछ कार्य का विधान किया जाता है कि ऐसा होवे, ऐसा होवे। इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं वो विधि सूत्र होते हैं। ठीक है। तो ये यण संधि करने वाला, यण संधि का विधान करने वाला ये विधि सूत्र है। एको यणचि आपको पढ़ा दिया था मैंने। इसका अर्थ था एकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय। एक माने एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जिन अक्षरों वर्णों की संज्ञाएं एक, तो उनके स्थान में षष्ठी का अर्थ स्थान था में यण माने यण प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण हो जाते हैं। क्या? या व र ल। ठीक है। अच के अच्छी, बस ये क्या है? अच्छी माने अच संहितायाम विषय, संहिता के विषय में, तो अच के परे रहते, ऐसा अर्थ है। ये हमने आपको बताया था सुधि उपास्य इति स्थिति। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई शब्द है, सुधि और उपास्य, दो शब्द हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था, सबसे पहले क्या करना होगा? संहिता संज्ञा करनी होगी। परः सन्निकर्षः
संहिता। यहां पर इस ई और इस ऊ में अत्यंत क्या है, सन्निधि है, सामीप्य है, कुछ भी व्यवधान नहीं है, इसलिए इन वर्णों की क्या हो गई है, संहिता संज्ञा हो गई यहां पर। ठीक है, परः सन्निकर्षः संहिता। अब ऐसी स्थिति हो गई थी, अब हम ये सूत्र लगाने लगे। ऐसी स्थिति में क्या, ये सूत्र लगाने लगे तो यहां पर क्या हुआ, इतना हो गया था। देखिएगा, एकह का अर्थ हो गया षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ स्थान, इक के स्थान में, स्थान हो गया, यण हो जाएगा। ठीक है, यण हो जाएगा, स्यात हो गए, अच्छी। अब यहाँ अच्छी में सप्तमी है, ध्यान देंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको, अच के परे रहते, परंतु ये परे रहते, ये बात कहाँ से आई निकल के, क्या मैंने अपने मन मर्जी से जोड़ दी? नहीं। तो यहां पर कहते हैं सप्तमी, जैसे लोक में सप्तमी का अर्थ क्या समझते हैं, पर में, पर माने किसी पर, दीवाल पर, टेबल पर, में पर, अथवा में घर में, पुस्तक में। तो यहां पर क्या, अच्छी, ये क्या है, अच्छ, अच्छ का ये सप्तमी में क्या बना दिया है, अच्छी बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये अच्छी माने अच्छ, सामान्य अर्थ लेंगे, लोक वाला, व्यवहार वाला, तो क्या आएगा, अच्छ में। अच्छ में क्या होता है, अच्छ में, अच्छ पर, ये अर्थ आ जाएगा। तो कहते हैं कि व्याकरण में सप्तमी का अर्थ क्या, ये लोक वाला तो घट नहीं रहा भाई। यहां पर अच्छ पर, अच्छ पर होता है, अथवा अच्छ में होता है, क्या होता है यहां पर, अच्छी। तो इसलिए कहते हैं कि इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है। तो महर्षि पाणिनि ने इसके लिए एक सूत्र बनाया है कि यहां पर मालूम नहीं हो रहा, अव्यवस्था से हो रही है इसके बारे में। ठीक है, कि अच्छी, अच्छ, अच्छ में, अच्छ पर क्या हो, कुछ पता नहीं लग रहा। तो कहते हैं जहां ऐसी अव्यवस्था माने कुछ पता नहीं लगे, उसके लिए एक सूत्र बता रहे हैं सप्तमी के विषय का, नियम कारकम परिभाषा सूत्रम। ये नियम बनाएगा कि सप्तमी का अर्थ आपको यहां लेना, ये लेना है। ठीक है, तो सूत्र है 16वां है लघु सिद्धांत कौमुदी में, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 66वां सूत्र है ये। ठीक है, अष्टाध्यायी में। देखिएगा, इसमें ऐसा है, तस्मिन, इस सूत्र में क्या है, ये तस्मिन, एक है तस्मिन और एक है इसमें इति, और एक निर्दिष्टे और एक पूर्वस्य, इतने शब्द हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो आपको तस्मिन और इति जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ डबल ना हो जाता है, वही यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, जब अलग अलग करते हैं तो डबल ना नहीं होता है। अब इसका अर्थ देखते हैं, पहले अर्थ से समझ में आएगा। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यावहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये कहते हैं कि सप्तमी निर्देशेन, किसी भी शब्द में सप्तमी लगा करके, सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके, यहां पर ये इसमें क्या है, अच्छी में क्या है, सप्तमी है। अच्छी जो ये शब्द है एक तरह से सप्तमी लगाई है। तो यहां पर सूत्र में ये तस्मिन, तस्मिन का अर्थ क्या लिया है, उसमें नहीं लिया। तस्मिन माने सप्तमी का रूप है, तो तस्मिन का अर्थ सप्तमी निर्देशेन। सूत्र में सूत्र का तस्मिन जो पद है उसका अर्थ क्या करेंगे, सप्तमी निर्देशेन। ठीक है,
विधीयमानम कार्यम, माने सप्तमी निर्देश दे करके यदि कुछ कार्य का विधान किया जा रहा है, ये ध्यान, विधान किया गया है नहीं, विधान किया जा रहा है, ये शानच प्रत्यांत शब्द है कर्मवाच्य में, अर्थात सप्तमी के निर्देश के द्वारा किसी कार्य का विधान किया जा रहा है तो कहते हैं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, माने वर्ण के, माने वर्णांतरेण माने किसी दूसरे वर्ण से के द्वारा, ठीक है। अव्यवहितस्य माने, अव्यवहितस्य माने व्यवधान से रहित, माने बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, माने अव्यवहित पूर्व वर्ण को जानना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको यहां पर समझना है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमको यहां पर देखना है ये सुधी उपास्य, यहां पर इको यणची। अब देखिएगा, सप्तमी निर्देशेन वर्णांतरेण, माने सप्तमी से निर्दिष्ट किसी वर्णांतर, दूसरे वर्ण के परे रहते, माने परे अपने आप बजा के द्वारा, तो यहां पर क्या है, सप्तमी से निर्दिष्ट ये अच है, अच वर्ण ले लिया, सप्तमी से निर्दिष्ट क्या ले लिया, अच, अच वर्ण को निर्देश करके उसको कार्य कहा गया है, इक को। तो ये वाला जो इक है वो अब इस वर्णांतर से कहां पर होना चाहिए, पर में होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। तो कहते हैं पूर्वस्य, माने पूर्व होना चाहिए, पूर्व होगा। और कैसा पूर्व होगा, अव्यवहितस्य, माने कोई बीच में जिस वर्ण को लेकर के, जिस वर्ण के बाद में परे रहने पर जो कार्य कहा है किसी पूर्व को, उन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो पूर्व को बोध जानना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है सुधी उपास्य, यहां अच के अंतर्गत ये आ गया, तो इसके परे रहते, माने वर्णांतरेण सप्तमी निर्देश के विधा, जो कोई कार्य कहा है, यहां पर क्या कार्य कहा है, इक के स्थान में यण कार्य कहा है, ठीक है। तो इससे पूर्व, और पूर्व कैसा, अव्यवहित, माने कुछ व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं बीच में। इससे पूर्व में क्या है, इक है, ये ई आ गया, ई आ गया। अब ई आ गया तो ये इक में आ गया। अब यहां पर इसको होगा, इस इक को नहीं होगा, ये भी इक है। वैसे ये यहां शंका हो सकती थी कि ऊ को तो भी हो सकता था यण, ऊ को भी यण हो सकता है, परंतु इसने ये कहा कि सप्तमी निर्देशेन वर्णांतरेण, माने सप्तमी से निर्दिष्ट किसी वर्ण विशेष को लेकर के कोई कार्य का विधान कहा जा रहा है, तो वो सप्तमी निर्दिष्ट वर्ण से एकदम अव्यवहित पूर्व को होगा। ये वाला ऊ है, इसके बीच में तो धा और ई का व्यवधान है, इसके परे रहते, ऊ के परे रहते, इसलिए इसको कार्य नहीं होगा। बेशक ये इक है तो भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस नियम से, इस परिभाषा सूत्र ने कह दिया कि एकदम अव्यवहित को ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अब इस ई को होगा, ये ई इक में आ गया, इसको यण होगा, इतना होने लगा अभी, ठीक है। इसने कह दिया सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, माने सप्तमी निर्देश किसी वर्णांतर विशेष के द्वारा विधीयमान जो कार्य है, उस वो कार्य क्या है, अव्यवहित पूर्व को ही होता है। विधीयमान कार्य क्या है, ध्यान देंगे, विधीयमान कार्य है यण, यण ही तो विधान किया जा रहा है,
विधीयमान कार्य क्या है? यण। अब इतना हो गया। अब हमारी बात आ गई आपके लिए कि ये हो गया सुधी प्लस उपास्य। ठीक है, अब इतना तो हमने निश्चित कर लिया कि इसके परे रहते, अच के परे रहते इस इक को, इक है, इक को यण होगा। क्या होगा? यण। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं जी? य, व, र, ल, इतने 4 वर्ण आते हैं। अब ये समस्या पैदा हुई कि भाई एक एक तो यहां एक ही है, एक तो एक ही है, एक में भी 4 होते हैं, तो यहां एक तो एक ही मिल रहा है, चारों तो नहीं मिल रहे। ठीक है, अव्यवहित पूर्व में ई मिल रहा है, बस ये एक है। ठीक है, अब इसके स्थान में कहा यण, तो ये चारों होने लगे। अब चारों कर दें, चारों कर देंगे तो 4 शब्द बन जाएंगे। और कोई एक करें तो कौन सा करें? कौन सा करें भाई? इसको कर देंगे तो ये 3 रह गए, 3 कहेंगे भाई हमें क्यों नहीं कर रहे आप, कोई नियम है क्या ऐसा? यदि इसको कर देंगे तो शब्द गलत बन जाएगा, इसको कर देंगे तो शब्द गलत बन जाएगा, इसको कर देंगे तो शब्द गलत बन जाएगा। तो ये कहेंगे बन जाने दो, शब्द गलत क्या है, या तो कोई नियम निकालो। तो इस ई के स्थान में ये जब चारों वर्ण प्राप्त होने लगेगी, नंबर से प्राप्त होने लगे, पर्याय से होने लगेंगे, तो गलत हो जाएगा। इनमें से हमें एक करना है, एक करना है, और वो कौन सा करना है उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से सही शब्द की सिद्धि बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए महर्षि पाणिनि कहते हैं कि कहीं पर यदि ऐसी अव्यवस्था प्राप्त हो रही है, माने एक के स्थान में कई वर्ण प्राप्त हो रहे हों, तो वहां पर हमें क्या देखना चाहिए? नियम कारकम परिभाषा सूत्रम। ये भी नियम, ये अनियम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सूत्र है, नियम करेगा कि भाई ये होगा। 17वां सूत्र है स्थानेन्तरतमः, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 50वां सूत्र है। ठीक है, स्थानेन्तरतमः, इसमें 2 पद हैं, एक स्थाने पद है और एक ये अंतरतम, ये संधि से हो गया अंतरतमः। अंतरतमा का अर्थ होता है सबसे अधिक समान। क्या? सबसे अधिक समान। ठीक है, चलिएगा इसका अर्थ देखते हैं, ये क्या कहता है सूत्र। यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। वस्तु इसका ये है, माने स्थाने का अर्थ प्रसंगे, माने स्थान में अनेकों की प्राप्ति का प्रसंग हो रहा हो। ठीक है, प्रसंगे सति क्या है? सदृशतमः, उनमें से, अनेकों में से कौन सा होगा? तो कहते हैं सदृशतम, सबसे अधिक सदृशता जिसकी मिलती होगी, सबसे अधिक समान होगा, वो होगा। आदेशा स्यात्, आदेश होता है। ठीक है, अब क्या है यहां पर भाई, इस ई के समान या व र ल, ये हैं आपके भाई, क्या है? क्या है? या व र और ल। भाई सबसे पहले तो ये बात है कि ये तो है स्वर अच है और ये है व्यंजन। भाई ये तो दोनों ही अलग अलग हैं।
इसके समान इनमें से कोई लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, इनका तो विभाग ही अलग है। ये क्या है? ई अच है और ये व्यंजन। तो यहां पर आचार्यों ने कुछ बताया है, उसको आपको लिखना है कॉपी पर, ठीक है? कि हमें समानता हम मिलाते हैं तो हमें कैसे समानता मिलानी चाहिए। तो समानता मिलाने के लिए यहां पर वर्णों में समानता मिलाने के लिए 4 पैमाने दिए। वो 4 पैमाने कौन से हैं? कहते हैं सबसे नंबर 1 लिख लीजिएगा, नंबर 1 स्थानकृत। स्थानकृत। नंबर 2 अर्थकृत। दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है। नंबर 3 गुणकृत। और नंबर 4 प्रमाणकृत। ठीक है, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। ठीक है, यहां पर आपको यह देखना है, जब वर्णों में हम समानता पहचानते हैं तो इन इसी क्रम से देखना है। पहले देखना है स्थान मिल रहा है, किस किस का स्थान मिल गया। यदि स्थान मिल गया तो फिर वही सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्रम से मिलाना है। सबसे पहले मिलाना है स्थान, स्थान की समानता देखनी है। फिर देखनी है अर्थकृत, कि इस वर्ण का ये अर्थ है और इस वर्ण का ये अर्थ है, या इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। ठीक है, फिर देखनी होते हैं गुणकृत। गुण क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न आदि क्या होते हैं? गुण होते हैं वर्णों के, फिर उनके अनुसार देखना पड़ता है। और फिर प्रमाणकृत। प्रमाण का अर्थ होता है जैसे जो स्वर होते हैं वो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक होते हैं, और व्यंजन सभी अर्धमात्रिक होते हैं। ये इनका प्रमाण है। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले कहते हैं आचार्य लोग कि हमें स्थानकृत समानता देखनी चाहिए। सबसे पहले स्थानकृत मिल गया जिसका, वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ई का स्थान क्या है? इच्छु यशानाम तालु। ये इच्छु यशानाम तालु पढ़ाया था आपको। इसका स्थान क्या है? तालु। और इनमें से अब इन चारों का देखेंगे। इसका क्या है? इच्छु यशानाम, इसका भी स्थान क्या है? तालु। य का स्थान तालु है, इच्छु यशानाम तालु। व का स्थान क्या है? ओष्ठ। दंत और ओष्ठ है वकार का। दंत प्लस ओष्ठ है इसका। ठीक है, हाँ दिखेगा, पूरा दिखेगा, चिंता ना कीजिएगा। इसका दंत और ओष्ठ। वका रका क्या है? मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा। और लका क्या है? ऋतु लसानाम दंता। दंत है इसका। ठीक है जी, सब तो बना दिया मैंने। अब आपको क्या पहचान देखिएगा, ई का स्थान तालु है, और इन चारों वर्णों में से यकार का स्थान क्या है? तालु। बाकी तीनों वर्णों के दंत, ओष्ठ, दंत और मूर्धा, ई के समान किसी का स्थान नहीं मिल रहा। अर्थात पहले ही पैमाने पर तीनों रिजेक्ट हो गए।
पहले पैमाने पर ये तीनों रिजेक्ट हो गए हैं। स्थानकृत जब हमने समानता देखनी चाहिए, परखनी चाहिए, तो केवल और केवल यकार ही कसौटी पर खरा उतरा। ठीक है। अब कहते अर्थकृत देखेंगे। अर्थकृत इसमें कोई भी समानता नहीं है, क्योंकि ई का कोई अपना अर्थ नहीं है। ई का कोई अर्थ नहीं वास्तव में, ना इनका अर्थ है कोई, या का भी अर्थ नहीं है, व का भी नहीं है, र का भी नहीं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। एक किसी शब्द में अन्य वर्णों के साथ जुड़ करके अर्थ देते हैं। तो अर्थकृत तो कोई समानता किसी की भी नहीं है इसमें। ठीक है। गुणकृत, गुणकृत देखेंगे तो ये क्या है आपके, ई तो है आपका विवृत स्वराह, आभ्यंतर प्रयत्न, और ये क्या है आपके, ये अलग हैं। अर्थात प्रयत्न गुणकृत भी इसमें कोई समानता किसी की नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है। और प्रमाणकृत, प्रमाणकृत अर्थात ये द्विमात्रिक है, और ये सब क्या है, अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक तो प्रमाणकृत भी नहीं मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पैमाने पर ये कोई नहीं इनमें समानता बैठ रही है, किसी की भी नहीं बैठ रही। इसका मतलब इनमें से अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत तो कोई समानता मिलती नहीं है किसी की भी। स्थानकृत केवल यकार की मिल रही है। ठीक है, यकार की मिल रही है। यदि इसमें, ये भी ध्यान देंगे, यदि इसमें से किसी एक की स्थानकृत मिल जाए और किसी एक की अर्थकृत मिल जाए या गुणकृत मिल जाए, तो इनमें से बलवान कौन होता है, स्थानकृत समानता बलवान होती है। पर यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर सीधा सीधा केवल और केवल स्थानकृत की सादृश्यता ही इन वर्णों में यकार के साथ मिल रही है, इनके साथ कुछ भी किसी का कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ई के प्रसंग, ई के स्थान में अण का प्रसंग होगा तो ये होगा बस केवल। स्थानीय अंतरतमा, अंतरतम आदेश कौन सा होगा, यह होगा, निश्चित हो गया। तो कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, क्या हो गया, ई को यह हो गया तो क्या बन गया, शुद्ध या और उपास्य इति जाते, ऐसी स्थिति हो गई। समझ लिए, ये जो लिखाता हूं मैं आपको, इसको अपनी कॉपी पर भी नोट्स बनाते जाइएगा तो कार्य आएगा आपको, दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, बोलो। ये हो गई शुद्ध पास्य इति जाते हैं। विसर्ग हमेशा रहेगा लास्ट में, संधि ई आ रहा है इसलिए लोप करके दिखाते हैं। ठीक है, इतना तो व्याकरण के पढ़ने वाले को संधियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम बता रहे हैं बार बार। अब कहते हैं यहां पर कुछ सूत्र प्राप्त होने लगा। ध्यान देंगे, ये तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य और परिभाषा, ये स्थानांतरतम, ये दोनों सूत्र कैसे हैं, परिभाषा सूत्र हैं। क्या है, परिभाषा, नियम करने वाले परिभाषा सूत्र हैं ये। ठीक है, एक बात और चलते चलते लिख लीजिएगा, परिभाषा सूत्र किसको बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा। परिभाषा सूत्र की परिभाषा, और नियम है नियमकारिणी परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा सूत्र की परिभाषा है।
परिभाषा सूत्र किसको बोलते हैं? अनियम। जहां पर अनियम प्राप्त हो रहा हो, अव्यवस्था प्राप्त हो रही हो, वहां पर जो व्यवस्था, नियम कारिणी, नियम करने वाली जो परिभाषा होती है उसी को परिभाषा सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतमः, ये क्या इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नियम अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। ये वास्तव में एक परिभाषा है, ये व्याकरण में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो उनमें से एक परिभाषा है, तो ये परिभाषा सूत्र की परिभाषा है। ठीक, चलिएगा अब है आपका आगे। अब यहां पर ये शुद्ध उपास्य इति स्थित, जाते जाते माने होने पर, ऐसा बन जाने पर। द्वित्वविधायकम विधि सूत्रम, ये क्या है? द्वित्व माने किसी वर्ण को दो बार उच्चारण कर, दो बार विधि करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो अब क्या है? 18वां सूत्र है आनाचिच। आनाचिच ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र है। देखिए अब 8वें अध्याय में पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये क्या कहता है? अनचीय दो पद है, एक अनचीय और एक च है। इसका अर्थ कर लेते हैं, क्या करते हैं आचार्य वरदराज जी? अचाह पारस्य यारो द्वे वास्तो न तो अच्छी, न तो अच्छी, ऐसा है। ठीक है, कि अचाह पारस्य माने अच, अच का मतलब होगा अच प्रत्याहारांतरगत वर्ण से परहस, परस्य माने बाद में, जो यर माने यर प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है उसको द्वे माने दो बार, दो बार वा माने विकल्प करके, विकल्प करके दो बार हम उसको उच्चारण कर देते हैं। इसका होता है ना तो अच्छी, परंतु बाद में ना तो, ऐसा है तो और अच्छी, पर बाद में कहते हैं अच ना हो, सप्तमी है, बाद में अच परे ना हो, माने अव्यवहित अच परे ना हो, ये अर्थ आएगा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य का। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर ये घटाएंगे, ये सो और ये धा और ये या, और ये क्या है? ऊ और पास्या। ठीक है, अब ये बार बार मुझे पीछे मुड़ के इसलिए देखना पड़ता है। हाँ, कंप्यूटर में मुझे स्क्रीन देखनी होती है कितना कवर हो रहा है? नहीं तो कभी ये इधर उधर हो जाता है तो परेशानी होती है बाद में जब वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम एडिट नहीं करते, लाइव चलता रहता है आपके लिए। ठीक है, इसमें जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा ही आपको मिलता है सीधा। ठीक है, तो कहते हैं अचाह परस्य यरह। अब देखिएगा ये क्या है? अच है, ऊ अच है, इसके बाद में यर, क्या कहते हैं? यर। ये क्या है? ध, यर प्रत्याहार। ये क्या है? यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है? हा या से लेकर के श श र, श श स र, वहां तक के वर्ण आ जाएंगे। अभी आपको देखना चाहिए कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो यर प्रत्याहार में क्या धा आ जाता है? ये जो धा है ये क्या है? यर प्रत्याहार में आ गया। ठीक है, यर में आ गया। और कहते हैं बाद में अच नहीं हो, ये क्या है? अच नहीं है, ये तो हल है। तो अच ना होने
के परे रहते, माने अनच के परे रहते हैं। पूर्व में जो अव्यवहित जो ये यर है, इसको 2 बार उच्चारण हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 बार उच्चारण। तो इसने 2 विकल्प करके होता है। तो अभी हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। एक बार नहीं होता, एक बार नहीं होता है तब कर। तो इसको ध को 2 बार कर दिया हमने, धा धा ऐसा कर दिया, शर्त घट गई। इति धकारस्य द्वित्वेन सुध्युपास्य इति जाते। धकार को दो बार उच्चारण करने से, दुत्व होने से कैसी हो गई? ऐसी स्थिति बन गई आपकी, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर आगे सूत्र प्राप्त होता है, जब द्वित्व कर दिया हमने। जश्त्व विधायकम विधि सूत्र में, विधि सूत्र ये कार्य करता है, जश करता है, ठीक है। 19वां सूत्र है झलाम जश झशी, 8वें अध्याय के 4थे पाद का 53वां सूत्र है ये, ठीक है। यहां लिख दिया स्पष्टम। स्पष्टम का अर्थ है, इसका अर्थ तो अपने आप में स्पष्ट है, ठीक है। स्पष्ट इसलिए है, झलाम जश भवती झशी परतः, ये अर्थ है इसका। झल प्रत्याहारांतर्गत वर्णों को जश जश हो जाता है। जश का अर्थ है वर्ग का तीसरा अक्षर। कब? झश के परे रहते। झश का अर्थ है वर्ग का आपका चौथे और तीसरे अक्षर के परे रहते। जश प्रत्याहार में तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं, ठीक है। और जश में आते वर्ग के तीसरे केवल, और झल में आते हैं आपके झा भंग, हमारे चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, ठीक है। नहीं, हाँ, पहले और श, श, स और हा, ये ऊष्म, इतने वर्ण आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है हमारा, ये अर्थ है, माने इन वर्णों को इन्हीं अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है यदि झश माने कोई किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर बाद में हो तो, अव्यवहित रूप से, ठीक है। अब यहां पर क्या था हमारा? सु, ध और ध, य और ये उ, पा, स्याह, ठीक है। अब इति पूर्व धकार से धकार। अब देखिएगा झलाम, देखिए झल में तो ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता है, पर हमें तो सबसे पहले देखना है ये वाला, ये झल। झलाम षष्ठी है, ये ध्यान देंगे। झलाम क्या है? षष्ठी। तो झल के स्थान में, ऐसा अर्थ आएगा। षष्ठी का अर्थ क्या है? स्थान में। झल के स्थान में, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा ध। तो ध के स्थान में जश, जश का अर्थ है अपने ही वर्ग का, क्या है? जश, जश हो जाता है, माने तीसरा हो जाता है। कब? झश परे हो, तो ये वर्ग का चौथा अक्षर परे है, झश, ये झश है, ठीक है। और ये झल है, ठीक है। अब इसको जश हो जाएगा, क्या होगा? जश। अब जश में यहां पर हम बता देंगे आपको क्या लगेगा। जश में, ये जश में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द, जा, ब, ग, ड, दश, ऐसा है। ये जश के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर ये कहा झल के स्थान में, ये ध के स्थान में जश हो जाता है। ये 5 अक्षर वास्तव में प्राप्त होने लगे, अव्यवस्था होने लगी। अब इन 5 में से कौन सा करें, कौन सा करें? तो यहां पर भी वही जो हमने अभी पढ़ाया था, स्थानांतरतमः, कि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, यहां अनियम प्राप्त हो गया। ध के स्थान में 4 प्राप्त होने लगे, 5 कौन सा करें? तो वही सदृशतम। अब सदृशतम देखना होगा। देखिए ध का हम स्थान में लाएंगे। सबसे पहले स्थान क्या है?
ध का स्थान है आपका ऋतु लस्सा नाम दंता, दंत है, ठीक है, दंत। और इनमें ज का स्थान क्या है? तालु, सबका लिख देता हूं मैं। ब का स्थान क्या है? ओष्ठ। ग का स्थान क्या है? कंठ। ड का स्थान क्या है? मूर्धा। लीजिएगा, ठीक है, क्या है? मूर्धा। और ये द का स्थान क्या है? दंत, ठीक है। अब इसके स्थान में हो रहा है, इसके स्थान में हो रहा है, तो अब इसका स्थान दंत है और इसका कंठ, इसका तालु, इसका ओष्ठ और इसका मूर्धा और इसका है द का दंत। तो इसका स्थान मिल रहा है इसके साथ में केवल, ठीक है। अर्थकृत कोई समानता नहीं है, गुणकृत कोई समानता है भी, गुणकृत तो है पर गुणकृत यहां पर नहीं देखना, वो गुणकृत होने पर और स्थानकृत समानता, ठीक है। और प्रमाणकृत को, प्रमाणकृत समानता सबकी है, ठीक है। ये तो स्थानकृत हमने देख लिया, अर्थकृत कोई समानता इनमें नहीं है, अर्थकृत कोई समानता नहीं है। अब यहां पर आपको जब हम इनके गुणों की परीक्षा करें तो इसमें इन सब का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। ध्यान दिए, यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। इस धा और इन सब का आभ्यंतर प्रयत्न जो गुण है वो क्या है? स्पृष्ट। कैसा है? स्पृष्ट। और यदि बाह्य प्रयत्न के हिसाब से हम देखें इनको, ठीक है, तो इन सब का, इसका भी और इन पांचों का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या है? संवार, नाद, घोष। इनका भी सबका है, ठीक है। इसका भी संवार, नाद, घोष ये भी है और ये भी सब क्या है? संवार, नाद, घोष, ठीक है। और इनका जो ये अल्प प्राण है, इतना ध्यान देंगे, ये क्या है? ये अल्प प्राण हैं, ये चारों। यहीं पर आपको कठिन परीक्षा लेनी है तभी समझ में आएगा। ये क्या है? अल्प प्राण। इसमें लिखा है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। ये है वर्ग के तृतीय अक्षर, ये है अल्प प्राण, ठीक है। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, ये कैसा है? महाप्राण। ये चौथा है, ये महाप्राण है और ये है अल्प प्राण। तो इसका मतलब गुणकृत समानताएं नहीं मिल रही हैं, गुणकृत समानताएं नहीं मिल रही हैं। कुछ की तो मिल रही हैं, स्पृष्ट आभ्यंतर मिल गया और आपका वो संवार, नाद, घोष ये भी मिल गया, परंतु ये है आपका महाप्राण और ये है आपके अल्प प्राण। इसलिए गुणकृत भी पूरी पूरी किसी की नहीं मिल रही है। ये स्थानकृत केवल इसकी अकेले की मिल गया, इसका दंत। तो स्थानकृत मिलने से धा को कौन सा वर्ण हो जाएगा? जश का द हो जाएगा, ठीक है। नोट बनाना पड़ेगा आपको, बिना नोट के काम नहीं चलेगा। तो पूर्व धकारस्य, माने इस धकार को होगा, क्योंकि इस धकार के परे रहते। ये मत सोचना इसको क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको इसके तो परे रहते हैं, चौथा अक्षर परे होना चाहिए, उससे पूर्व को कहा गया है, ठीक है।
तो पूर्व धकारस्य माने इस धकार को दकारः दकार हो जाता है, ये दकार हो जाता है स्थानांतर तमह लगा करके। तो ये हो गया आपका, क्या बन गया आपका, ऐसा बन गया सु द ध और या और ये उपास्य, ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहां पर एक सूत्र प्राप्त होने लगा, लोप विधायकम विधि सूत्रम, लोप करने वाला 20वां सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। क्या है? संयोगान्तस्य लोपः। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है, ठीक है। तो अब कहते हैं, ये क्या कहता है, संयोगान्तम यत पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। कहते हैं संयोगान्तम, संयोग संज्ञा है, संयोग संज्ञा आपको पढ़ाई थी, हलोनन्तराः संयोगः, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये विधि सूत्र है, लोप करने, लोप विधि का, लोप विधि करता है, लोप करता है। क्या? हलोनन्तराः संयोगः, कि अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञकाः भवन्ति। क्या स्युः माने व्यवधान से रहित, माने अच के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं वो परस्पर संयोग संज्ञक होते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये दो शब्द थे, एक शब्द यहां पर अब अलग है ये और ये अलग है। तो ये यहां पर क्या, द ध य, ये 3 हल हैं, द ध और य, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तीनों हल में बीच में कोई अच नहीं है, इसलिए हलोनन्तराः संयोगः जो पढ़ाया था आपको हमने, हलो संज्ञासु, ए संज्ञासु हलोनन्तराः संयोगः, ठीक है। इन तीनों की क्या हो गई, संयोग संज्ञा, ठीक है। ये भी संयोग संज्ञक, ये भी संयोग संज्ञक, ये भी संयोग संज्ञक। तो कहते संयोगान्तम यत् पदम, कहते हैं संयोग संज्ञा अंत वाला, ठीक है। ये संयोग, संयोग संज्ञा, संयोग इसकी संज्ञा है, की भी धाकी भी है, तो ये अंत में है। तो संयोगान्तम यत् पदम, संयोग संज्ञांत, संयोग संज्ञा वाले वर्ण अंत में है जिसके ऐसा पद। ये वस्तुतः क्या है, एक पद है, यह भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। सुधि उपास्यः, सुधि एक पद है, क्या है, एक पद है। सुप्तिगंतम पदम, वस्तुतः सुबंत है ये, ठीक है। ये एक पद है, बस इतना ही समझना है, तो कठिन हो जाएगा थोड़ा सा, जब आप आगे अपने आप चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको मान लेना है, ये क्या है, पद है एक, यहां तक एक ये पद है शुद्ध। पहले तो ये ऐसा था ना, सुधि ऐसा था ये, ठीक है। सुधि, तो ये वास्तव में एक पद है। अब सुधि को ई को यह हो गया और ये बढ़ करके, तो भी ये सुधि माना जाएगा, अभी भी सुधि ही माना जाएगा। तो ये कहते हैं संयोग असंज्ञक वाला वर्ण वाला अंत में जिस पद के ऐसा जो पद, तदन्तस्य लोपः स्यात्, उसके अंत का लोप होवे। इस सूत्र ने ये कहा, ठीक है। अब यहां पर कहते हैं कि अंत, ये आपने
संयोगांतस्य पदस्य लोप है, ऐसा है। संयोग वर्ण अंत में है जिसके उसके तदंतस्य लोप माने उसका तदंत पद को माने संयोग तद अंत वाला माने संयोग संज्ञक अंत वाला जो वर्ण शब्द है उसका लोप हो जाए, ये वास्तव में इसका अर्थ है। ठीक है, तो संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। अब यहां पर ये समस्या आ गई कि इसमें ये संयोगांत पद तो हो गया, अब इसका लोप किसका हो, इसमें ये बात आ गई इसमें कि लोप किसका, संयोगांत तो हो गया, ये पद भी है, ठीक है, शब्द बन गया ये। अब इसका लोप इसका हो, इसका हो, इसका हो, या पूरे का ही हो जाए, किसका लोप हो। लोप क्या होता है, आदर्शनम लोपः, आदर्शनम माने अनुच्चारण, प्रसक्तस्य अनुच्चारणम अश्रवणम। तो यहां पर संयोगांत का लोप प्राप्त हुआ, तो अब किसका लोप हो, तो उसके लिए अव्यवस्था प्राप्त हुई। तो फिर एक परिभाषा सूत्र आ गया, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। तो कहते हैं नियम कारकम परिभाषा सूत्रम, ये बताएगा किसका करना है इसमें से। ये कहता है 21वां सूत्र है, अलोन्त्यस्य, प्रथमा विभक्ति वो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 52वां सूत्र है। ठीक है, ये कहता है षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते वार्तिकं यणः प्रतिषेधो वाच्यः। समझ लीजिएगा, ये कहते हैं अलोअंत सूत्र कहता है कि कहीं पर भी षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट, षष्ठी निर्दिष्टः, षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट को कोई कार्य कहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, संयोगांत से षष्ठी विभक्त्यंत है, इसको संयोग, इसको कार्य क्या कहा है, लोप कहा है, लोप कहा है। तो कहते हैं षष्ठी निर्दिष्टः, षष्ठी के निर्दिष्ट जो होता है उसका को जो होता है कार्य वो कहाँ होता है, कहते हैं उसके ही अंत्यस्य अलः आदेशस्य, उसके अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेशा माने वो कार्य होता है। लोप भी एक कार्य है, आदेश, आदेश का अर्थ लोपादेश, लोपादेश कार्य। ठीक है, तो षष्ठी से निर्दिष्ट, तो अब इसको क्या हो जाएगा, यहां पर संयोगांत है ये, तो अंतिम वाले इसमें क्या है, या अंतिम वाला तो या है, तो उस अंत अल का लोप होगा। लोप क्या होता है, आदर्शनम लोपः, अर्थात ये हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, हटने लगेगा। तो कहते हैं ऐसा आदेश इति माने इस प्रकार से, सूत्र के सहयोग से, य लोपे प्राप्ते, इस य का लोप प्राप्त होने लगा, आदर्शन अनुच्चारण होने लगा, पर करना तो नहीं है। तो कहते हैं प्राप्ते वार्तिकम, एक वार्तिक बना दिया, एक वार्तिक बनाया है। क्या वार्तिक बनाया, कहते हैं यणः प्रतिषेधे वाच्यः, प्रतिषेधो वाच्यः, कि या संयोगांतस्य लोपः, जहां पर लग रहा हो संयोगांत वर्ण का लोप हो रहा हो, यदि वहां पर यणः माने यण का अर्थ क्या हो गया आपका, यण, यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या गया, या व र ल, यदि इन वर्णों माने लोप में इन वर्णों का लोप यदि प्राप्त हो रहा हो, तो वार्तिक कहता है प्रतिषेधा वाच्यम ने मना कर देना चाहिए, संयोगांत इनका लोप नहीं कर सकता, इनका लोप नहीं कर सकता है। तो यहां पर यह का लोप प्राप्त हो रहा था, तो कहा नहीं, लोप नहीं होगा, मना कर दिया। तो अब क्या बन गया आपका, मिला दीजिए इसको, शुद्ध्युपास्याः, ये बन गया।
बन गया शुद्ध्युपास्य। अब ये जब दुत्त हुआ तब का है, इसका एक रूप ऐसा भी बनेगा अभी, शुद्ध्युपास्य। ठीक है, उसमें ये सूत्र लगेगा, ये वाला नहीं, ये अर्थात विकल्प से कर देगा। जब दुत्त नहीं होगा तो वैसा बन जाएगा जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया मध्वरीहि, तीसरा उदाहरण दिया धात्रंशाः, और चौथा उदाहरण दिया लाकृति। अब ये आपको स्वयं सिद्ध करने में आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, अब सारी चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या शब्द है हमारा, ध्यान देंगे। ये धू और आरी, ये ऐसा शब्द है, आरी ही। ठीक है, मधु आरी मध्वारी ही। यहां पर केवल और केवल, जैसे यहां पर सुधी में ई था, यहां पर क्या है, ऊ है, मधु, ऊ वर्ण है। ठीक है, और वहां पर ऊ था उपास्या में, यहां पर आरे में आ है। तो ऊ और आ दोनों ही क्या आते, अच में आते हैं। ठीक है, सारे सूत्र वही लगेंगे सारे, बिल्कुल इसी प्रकार से अब आपको बनाना है। यहां पर क्या है, ऊ को जब ये कोई अणची लगाएंगे और स्थानीय अंतर तमा लगाएंगे इसमें, तो क्या है, ऊ का और व का स्थान मिलेगा। ऊ के साथ में केवल वकार का स्थान मिलेगा, क्योंकि ऊ का स्थान भी क्या है, ओष्ठ, और व का स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। ध्यान देंगे, व का स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। बाकी जो दूसरे या और ये व नहीं, या, रा और ला, इन तीनों का स्थान क्या है, इसका तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दंत है। ठीक है, तो 50% इसका तो स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ, और इसका है ओष्ठ। तो ओष्ठ इसमें मिल जाएगा 50%, और ओष्ठ इनमें से किसी का नहीं है इसमें से, इसलिए स्थानांतरतमा लगा करके यहां ऊ को व हो जाएगा, बस व हो जाएगा, और द्वित्व आदि सारे सब कार्य आपको हो जाएंगे, तो मध्वरी ही बन जाएगा। जब द्वित्व नहीं होगा तब क्या बनेगा, मध्वरी ही ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से धात्रिंशः, इसमें क्या है, ये शब्द है धात्री और अंशः। ठीक है, या ऐसा है। तो यहां पर क्या री है, तो री अण में आ रही है, इसके स्थान में अण करेंगे, स्थानांतरतमा लगाएंगे, तो किसका इसके समान किसका स्थान मिलेगा, रा का मिलेगा, क्योंकि री का स्थान क्या है, ऋतु रसाणा मूर्धा, इसका स्थान भी मूर्धा है, इसका भी स्थान मूर्धा है री का, तो इसलिए री के स्थान में र होगा। बाकी इसमें ये हो गया आपका, यहाँ ये धात्री, और तो यहां पर र होकर के क्या बन जाएगा, ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, धा त और र,
और ये है आपका अंश, ठीक है। अब यहां पर द्वित्व यहां पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनचिच जो लगाया था उससे द्वित्व हो जाकर के यहां पर क्या हो जाएगा, दो त हो जाएंगे, धा त और त और र और ये अंशः, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर ये ता, इस ता को द नहीं होगा, क्योंकि इसमें झलाम जशो वो झलाम जश झशी नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला ये झल तो है परंतु ये झश नहीं है। ये ता जो बाद में है झलाम जश झशी, झश परे नहीं है, ये तो ये चौथा वर्ण नहीं है, ये तो पहला वर्ण है, इसलिए झलाम जश झशी नहीं लगेगा इसमें। इस कारण से ये ता ही रहेगा, दो ता ही रहेंगे। तो ये क्या दो ता यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये वास्तव में ऐसा है, ऐसा। तो ये धात्रंशः, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आपको समझ में आया, धात्र, लिखने की प्रक्रिया वास्तव में ऐसी ही है कि ये एक ता हो गया और एक ये ता और रा, ये दो ऐसे लिखे जाते हैं मिलके, धात्रिंशः ऐसा बन जाएगा, ठीक। और जब द्वित्व नहीं होगा तब आपका सीधा बन जाएगा ऐसा, धा त्रंशः, ये बिना द्वित्व का हो जाएगा। बस इतना ही विशेष है, ठीक है। चौथा उदाहरण दिया है लाकृति है, लाकृति में है आपका लृ प्लस और आकृति, ठीक है, आकृति है। तो ये लृ है, ये ला री नहीं है, ये लृ स्वतंत्र वर्ण है। तो इस ली के लृ के स्थान में जब स्थानांतर तमाम एकोणची आदि सब लगाएंगे तो स्थानकृत सादृश्यता समानता किसकी होगी, ला की होगी। लृ के स्थान में ला होगा, इस पूरे लृ के स्थान में ला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ला हो गया, मिला देंगे लाकृति। इसमें कोई भी द्वित्व आदि वाले सूत्र नहीं लगेंगे, कोई लोप आदि वाले सूत्र नहीं लगेंगे, ठीक है। इसमें ये आदि ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा इसमें, ये संयोगांत से लोपा नहीं होगा, इसमें जलाम जश जैसी नहीं लगेगा, इसमें कम सूत्र लगेंगे, ठीक है। तो इसमें बस लृ को एकोणची में लग करके इसमें जब बनाएंगे तो बस इतना ही होगा केवल कि एको एणची लग जाएगा और तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतर तमा, बस ये तीन सूत्र लगेंगे इसमें लाकृति में, और एक ही रूप बनेगा लाकृति, इसका दो दो रूप नहीं बनेंगे, कोई द्वित्व आदि विकल्प से है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये आपकी ऋण संधि मैंने कंप्लीट करा दी आपको। कक्षा बड़ी हुई है पर हमने सोचा अब आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से अब आपको जितने भी ऋण संधि के उदाहरण होंगे इसी से सिद्ध होंगे, इसी प्रकार से समझने हैं, ठीक है। चलिएगा अब आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, एक नई संधि है अयाद्यादेश विधायकम विधि सूत्र, इसको अयादी संधि बोलते हैं। सरल आप समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को आपको पहले मैं पढ़ा रहा हूं तो नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है। नोट्स बना करके आप दोबारा जब उसको रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और वीडियो को रोक रोक करके आराम से सुनिएगा अपने अनुसार, ठीक है। आपके हाथ में अब रिमोट चला गया, लाइव के बाद आपके हाथ में, लाइव से पहले हमारे हाथ में था, हमारे हाथ में आता यूट्यूब के हाथ में। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।